गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज है 7 जुलाई, तो डिस्कस कर रहे हैं 7 जुलाई के करंट अफेयर। मॉर्निंग का थॉट देखते हैं और उसके पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करें, मॉर्निंग का थॉट देखें और अपनी क्लास में देखते हैं कि क्या क्या न्यूज़ है आज के डेट में। देखिए, अभी जो बात कर रहे हैं वो गौतम बुद्ध जी को याद कर रहे हैं, और गौतम बुद्ध जी का एक वक्तव्य है उनके द्वारा जो कहा गया है, 1000 योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वही सच्चा विजयी है। यानी कि वो व्यक्ति सच्चा विजयी है जिसको अपने मन पर और अपने मस्तिष्क पर कंट्रोल है, उसको पता है उसे क्या करना है। हार में वो बहुत ज़्यादा बौखलाता नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होता है, समस्याओं को फेस करता है और समस्याओं के बीच से अपने तरक्की का रास्ता निकालकर आगे बढ़ता है। और सुख में इतना ज़्यादा सुखी नहीं हो जाता है कि वो आगे की प्लानिंग ही ना कर पाए। तो हमें इन दोनों माइंडसेट को समझना पड़ेगा, अपने अपने ऊपर, अपने मन पर और अपने मस्तिष्क पर कंट्रोल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। गौतम बुद्ध जी के इस कथन से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डे जो हम बात कर रहे हैं वो है विश्व चॉकलेट डे। फर्स्ट डे हम क्या बात कर रहे हैं, विश्व चॉकलेट डे यानी वर्ल्ड चॉकलेट डे के बारे में बात कर रहे हैं, जो हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 1550 में यूरोप जो महाद्वीप है उसमें सबसे पहले चॉकलेट को रिप्रेजेंट किया गया था। और उसके बाद 1995 में पहली बार फ्रांस ने चॉकलेट डे मनाने के बारे में बात करा था। तो उसके बाद से ही 7 जुलाई को वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जाता है। ओके, तो हमने बात कर ली वर्ल्ड चॉकलेट डे के बारे में। नेक्स्ट बात कर रहे हैं वर्ल्ड किश्वहिली भाषा दिवस। अच्छा, सबसे पहले तो देखो इस लैंग्वेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जो किश्वहिली लैंग्वेज है वो स्पेशली अफ्रीका महाद्वीप को आप देखते हो ना, तो अफ्रीका महाद्वीप में बोली जाती है और बहुसंख्यक के द्वारा बोली जाती है, यानी बहुत सारे लोग अफ्रीका महाद्वीप में ये लैंग्वेज बोलते हैं। इसकी स्टार्टिंग 7 जुलाई के रूप में कब करी गई थी, तो नवंबर नवंबर 2021 में करी गई थी। फ्रांस के पेरिस में जब 41 नंबर का सम्मेलन हो रहा था महासभा का, उसके द्वारा ये घोषणा करी गई थी कि 7 जुलाई को वर्ल्ड किस्वेली लैंग्वेज डे मनाया जाएगा। ओके, क्लियर। तो हमने बात कर ली वर्ल्ड किस्वेली लैंग्वेज डे के बारे में, जिसको स्टार्ट कब किया गया था, तो नवंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो कॉन्फ्रेंस है उसमें स्टार्ट किया गया था। ओके, देखिए स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं इनका नाम है माइकल रोसेन। ठीक है, ये ब्रिटेन के कवि हैं और लेखक हैं। स्पेशली ये सोशल मुद्दों पर, पॉलिटिकली मुद्दों पर और नैतिक मुद्दों पर लिखते हैं। तो इनको जो पेन पिंटर पुरस्कार है 2023 का, यानी पेन पिंटर अवार्ड 2023 दिया गया है किसको, माइकल रोसेन को, जो ब्रिटेन के लेखक हैं और ब्रिटेन के कवि हैं। साथ में मैं आपको बता दूं पेन पिंटर पुरस्कार के बारे में, तो स्पेशली ये जो पेन पिंटर पुरस्कार है, ये नाटकों, इसमें नाटक, कविता, निबंध, कथा साहित्य जैसे कई सारे जो साहित्यिक जो प्रलेख हैं वो देखने को आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इसके पहले लेमन सिस्से और हनीफ कुरैशी और मैलोरी ब्लैकमैन को ये जो पुरस्कार है, ये अवार्ड मिल चुका है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो यूनाइटेड किंगडम, उत्तरी आयरलैंड वाला क्षेत्र है, या कॉमनवेल्थ वाला क्षेत्र है, या फॉर्मर जो कॉमनवेल्थ वाला क्षेत्र है, वहाँ पर ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है। ओके, अच्छा, इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो इसकी स्थापना करी गई थी 2009 में यूके में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में 2009 में इसकी स्थापना करी गई थी। ओके, लॉयर्स बैंकिंग ग्रुप। ओके, लॉयर्स बैंकिंग ग्रुप का जो लॉयड्स टेक्नोलॉजी सेंटर है, स्पेशली लॉयड्स टेक्नोलॉजी सेंटर है कहाँ का, भारत के हैदराबाद का। ठीक है, तो लॉयड्स टेक्नोलॉजी सेंटर के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है सिरिशा वेरुंगती को। सिरिशा वेरुंगती को लॉयड्स टेक्नोलॉजी सेंटर का सीईओ नियुक्त किया गया है, जो कहाँ पर है, तो भारत के हैदराबाद में स्थित है। ओके, क्लियर। अच्छा देखो, लॉयड्स बैंकिंग समूह के बारे में बात कर लेते हैं। तो लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप जो है, इसकी स्थापना 2009 में करी गई थी। कब करी गई थी, 2009 में 19 जनवरी को इसकी स्थापना करी गई थी।
ब्रिटेन का एक वित्तीय संस्थान के रूप में काम करता है, एक बैंकिंग समूह के रूप में काम करता है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं रॉबिन वुडेनबर्ग, और इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के एडिनबर्ग में हमें देखने को मिल जाएगा। ओके, अच्छा, जो लॉयड्स बैंक है इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो लॉयड्स बैंक की स्थापना करी गई थी 1765 में ब्रिटेन में। कहाँ करी गई थी, ब्रिटेन में करी गई थी 1765 में। और जो ब्रिटिश वित्तीय संस्थान है इसका गठन कब किया गया था, ठीक है, यानी एक वित्तीय संगठन के रूप में, वित्तीय संस्थान के रूप में इसका गठन कब किया गया था, तो 2009 में किया गया था, 19 जनवरी को। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। देखिए अभी जो बात हो रही है वो किसके बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेहरू स्टेडियम है। ओके, तो नेहरू स्टेडियम में तमिलनाडु के बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आधव अर्जुन। ठीक है, कौन है, आधव अर्जुन। तो नेहरू स्टेडियम में जब चुनाव हुआ तो तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं आधव अर्जुन, इनको बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पद हासिल हुआ है। यानी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन बन गया है, तो तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आधव अर्जुन। इनको बनाया गया है क्योंकि नेहरू स्टेडियम में जब चुनाव हुआ था तो 39 वोट में से 38 वोट इनको मिले हैं, है ना। और इन्होंने किसे हराया, तो इन्होंने गोविंद राज को हराया है। और गोविंद राज कौन है, तो गोविंद राज अभी प्रेजेंट टाइम में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे। क्लियर, बात समझ में आ गई। अच्छा देखो, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1950 में करी गई थी। साथ में ही एशिया और जो भारतीय ओलंपिक संघ है उससे इसका रिलेशन है। इसका रिलेशन का मतलब ये है कि उस जो एशिया और भारतीय ओलंपिक संघ है उसके माध्यम से क्या कराता है, ये बास्केटबॉल से रिलेटेड जो भी टूर्नामेंट है वो कराता है। क्लियर, तो हमने बात कर ली अर्जुन के बारे में, आधव अर्जुन जी के बारे में, जो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। देखिए यहाँ पर समझौता हुआ है उसके बारे में बात हो रही है। एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है इंडियाज डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, सिविल एविएशन और साथ में ही यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के बीच में। किस चीज़ के लिए, तो एयरक्राफ्ट सिस्टम और इनोवेटिव एयर मोबिलिटी के ऊपर काम करने के लिए दोनों जो ये दोनों संगठन हैं ये काम करेंगे आपस में मिलकर। स्पेशली मोबिलिटी यानी कि जो यातायात प्रबंधन सिस्टम है उसके लिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या जो भी इनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उसके लिए ये दोनों एक दूसरे के साथ इन्होंने समझौता करा है और एक दूसरे की आने वाले समय में हेल्प करेंगे। डीजीसीए और ईएएसए के बीच में समझौता हुआ है। क्लियर, तो हमने बात कर ली एमओयू के बारे में जिसमें हस्ताक्षर किया गया है डीजीसीए और ईएएसए के द्वारा। देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं जिमेक्स के बारे में। जिमेक्स जो है एक समुद्री सैन्य अभ्यास है, ठीक है, और जिमेक्स भारत और जापान के बीच में होने वाला समुद्री अभ्यास है। और जो 2023 में 5 से 10 जुलाई के बीच में जिमेक्स आयोजित किया जा रहा है, कहाँ पर, विशाखापट्टनम में। साथ में मैं आपको बता दूं कि जिमेक्स को स्टार्ट कब किया गया था, 2012 में स्टार्ट किया गया था और अभी ये 11th नंबर का एडिशन है। साथ में ही जो जापान के निशियामा ताकाहीरो हैं उनके नेतृत्व में जापान का जो मैरी टाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स है, और भारत की तरफ से भारतीय नौसेना के जहाज का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, तो गुरुचरण सिंह की जो कमान है उनके नेतृत्व में भारतीय जहाज पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा भारत की तरफ से आप देख सकते हैं कि आईएनएस जो कारमोटा है, और साथ में ही एंटी सबमरीन वायरफेयर कारवेट है, और साथ में आईएनएस शक्ति समुद्री गश्ती विमान P8 और डोर्नियर की जो भागीदारी है वो भी इसमें करी जाएगी। क्लियर, समझ में बात आ गई। अच्छा देखो, ये जो जैसा कि हाँ समझ में आ गया, इसकी डेट क्या है, 5 से 10 जुलाई, यानी कि 6 दिन तक चलेगा और 2 चरणों में इसको आयोजित किया जाएगा, यानी 2 फेजेस में ये जिमेक्स समुद्री अभ्यास को किया जाएगा। तो हमने अच्छे से समझ लिया जिमेक्स जो समुद्री अभ्यास है भारत और जापान के बीच में होता है उसके बारे में। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अंबाला में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट डिपो का एक नया परिसर खुलेगा और इसके लिए उद्घाटन कर दिया गया है रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के द्वारा 5 जुलाई को, है ना। अंबाला में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट डिपो का एक नया परिसर खुलेगा और इसके लिए उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो रक्षा राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया 5 जुलाई को।
अच्छा देखो इसमें क्या काम किया जाएगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जैसा कि अभी कोविड-19 के समय महामारी आई थी, ठीक है? तो हमने देखा कि हमारे देश का जो स्वास्थ्य सिस्टम है वो किस तरीके से हिल गया था और साथ में ही और भी जो सुविधाएं थी वो भी किस तरीके से प्रभावित हुई थी। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो अगर किसी भी समय या कभी भी कोई महामारी आती है तो उसके लिए जो भी वस्तुओं की ज़रूरत है वो सारी वस्तुएं इस सेंटर में उपलब्ध होंगी, इस डिपार्टमेंट में उपलब्ध होंगी, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट में उपलब्ध होंगी। इस उद्देश्य से कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट डिपो के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है अंबाला में 5 जुलाई को रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के द्वारा। और साथ में आपको बता दूं कि इसमें जो कंपनियां भाग ले रही हैं तो आप देखेंगे रेल मंत्रालय की सहायक कंपनियां हैं जिनका नाम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये सारा काम किया जाएगा, ये पार्टिसिपेट कर रही है ना। इस परिसर का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसकी स्थापना इसका जो निर्माण है वो किया जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट की स्थापना के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब करी गई थी, 1948 में करी गई थी और अभी इस समय आप देखेंगे पूरे भारत में 34 क्षेत्रीय डिपो के माध्यम से इसको संचालित किया जाता है। ओके, यानी 1944 में पहला कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट की स्थापना करी गई थी और उसके बाद अभी पूरे भारत के बारे में बात करें तो पूरे भारत में 34 कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, देखिए 6 जुलाई को श्रीलंका के कोलंबो में 3 दिन तक चलने वाला एक ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कन्वेंशन स्टार्ट किया गया है। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कन्वेंशन स्टार्ट किया गया है 67th नंबर का, कहाँ पर, श्रीलंका में कोलंबो में 6 जुलाई को 3 दिन तक ये चलेगा, यानी 6 से 9 जो डेट है यानी 6 to 9 जुलाई तक ये जो इवेंट है, ये जो कन्वेंशन है ये चलने वाला है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और भारत की तरफ से जो उच्चायुक्त हैं गोपाल बागले शामिल हुए हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि इसमें 50 भारतीय मीडिया कर्मी शामिल हैं और साथ में ही 500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मीटिंग है, तो निश्चित सी बात है कि जो टूरिज्म से रिलेटेड या व्यापार से रिलेटेड जो पर्यटन है, परिवहन है, उसको बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच में ये जो कन्वेंशन है वो स्टार्ट किया गया है। क्लियर। और जैसा कि आप देख सकते हैं म्यूचुअल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है और जो साथ में ही इनका जो रिलेशन है, पारस्परिक रिलेशन, उसको भी मजबूत करने के बारे में बात की गई है। और अगर मैं श्रीलंका के बारे में बात करूं तो श्रीलंका के लिए जो भारत का पर्यटन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत से बहुत सारे लोग श्रीलंका की यात्रा पर जाते हैं। तो और साथ में ही व्यापार के लिए भी श्रीलंका में भारत की तरफ से जो व्यापारी हैं वो भी जाते हैं। तो उन इन बातों को ध्यान में रखते हुए 6 to 9 जुलाई 2023 का श्रीलंका का जो कोलंबो है वहां पर 67th नंबर का कन्वेंशन ऑफ TAI 2023 आयोजित किया गया है, यानी ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं थ्रेड्स के बारे में। थ्रेड्स क्या है ये भी जान लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेटा की एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट है जिसका नाम है थ्रेड्स। ओके, मेटा जो कंपनी है, मेटा ऐसी कंपनी है जिसने फेसबुक बनाया है, जिसने इंस्टाग्राम बनाया है, ठीक है। और मेटा ने ही क्या बनाया है, ट्विटर भी बनाया है। तो मेटा एक नया सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट लेकर आया है जिसका नाम है थ्रेड्स। ओके, अच्छा, ट्विटर के जो मालिक हैं वो कौन है, तो एलन मस्क हैं, जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है। तो अगर आप थ्रेड्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे, तो गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे और जो एप्पल ऐप स्टोर है उसमें जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप थ्रेड्स जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम में पूरे दुनिया में 100 देश हैं वहाँ पर ये नेटवर्किंग साइट उपलब्ध है। क्लियर, बात समझ में आ गई। अच्छा, इसमें आप पोस्ट भी लिख सकते हैं। पोस्ट आप कितने शब्दों का लिख सकते हैं, तो 500 शब्दों का पोस्ट लिख सकते हैं। 5 मिनट तक की कोई लिंक, वीडियो या फोटो भी आप भेज सकते हैं। मेटा के बारे में बात कर लेते हैं, जो मदर कंपनी है किसकी, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, ठीक है। तो मेटा के बारे में बात करते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के मेनोलो पार्क में, ठीक है। अच्छा,
इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। ओके, और इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो फरवरी 2004 में इसकी स्थापना करी गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स में। क्लियर, समझ में बात आ गई? तो हमने बात कर ली थ्रेड्स, जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसको लॉन्च किया गया है मेटा के द्वारा, उसके बारे में। ओके, देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है तंजानिया के बारे में बात हो रही है। तंजानिया क्या है? तो तंजानिया एक देश है अफ्रीका महाद्वीप का। ठीक है, तो भारत और तंजानिया के बीच में जो मैत्रिक संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है? काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो तंजानिया है वहाँ पर आईआईटी मद्रास की एक ब्रांच खोली जाएगी, यानी जो आईआईटी मद्रास है उसकी एक ब्रांच खोली जाएगी कहाँ पर? तंजानिया में। और इसके लिए समझौता हो गया है भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी और तंजानिया के जो राष्ट्रपति हैं हुसैन अली म्यूनी, इनके द्वारा। और ये आईआईटी मद्रास की जो ब्रांच खोली जाएगी वो तंजानिया में कहाँ पर खोली जाएगी? तो तंजानिया का जो ज़ांज़ीबार है वहाँ पर ये परिसर आईआईटी मद्रास का खोला जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई? अच्छा देखो, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अकॉर्डिंग, यानी जो नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है 2020 की, उसके अकॉर्डिंग ये बात बोली गई है कि भारत के ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय या ऐसे सेंटर जो बहुत ज़्यादा विख्यात हैं, है ना, अपने काम की वजह से, तो ऐसे परिसरों को बाहर भी स्थापित किया जाएगा, यानी देश के बाहर भी उनकी स्थापना करी जाएगी। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये समझौता हुआ है भारत और तंजानिया के बीच में। ओके, क्लियर। और साथ में मैं आपको बता दूं कि भारत और तंजानिया के बीच में सदियों पुराने जो संबंध है, विदेशी संबंध है, वैश्विक संबंध है और मैत्रिक संबंध है, वो स्थापित हुए थे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए ये सारा काम किया गया है। तो हमने बात कर ली ज़ांज़ीबार के बारे में, जहाँ पर भारत और तंजानिया के बीच में जो दोस्ती है उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और इसके लिए जो आईआईटी मद्रास है उसका एक ब्रांच वहाँ पर खोला जाएगा तंजानिया के ज़ांज़ीबार में। और ये समझौता हो चुका है किसके बीच में? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और साथ में ही ज़ांज़ीबार के तंजानिया के राष्ट्रपति हुसैन अली म्यूनी के बीच में। ओके, तंजानिया के बारे में बात करते हैं। तंजानिया आपको अफ्रीका महाद्वीप का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिल जाएगा। ज़ांज़ीबार और माफिया एक उष्णकटिबंधीय द्वीप के रूप में है यहाँ पर। और साथ में यहाँ की राजधानी क्या है? तो डोडोमा यहाँ की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो तंजानिया शिलिंग यहाँ की मुद्रा आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? तो अंग्रेजी स्वाहिली यहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती है। और राष्ट्रपति कौन है? तो हुसैन अली म्यूनी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो इस सेशन में इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ में, नए विचारधाराओं के साथ में। तब तक खूब खुश रहिए, खूब पॉजिटिव रहिए और खूब जीवन में आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।